हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिखा एक बहुत ही सुंदर और साधारण लड़की थी। उसकी शादी नरेश नाम के लड़के से हो जाती है। उसके ससुराल में उसकी सास निर्मल, ससुर राज और देवर विपुल थे, जो शहर के थोड़े हाई क्लास लोग थे। नरेश अपने घर का पूरा ख्याल अच्छे से रखता था और शिखा ने भी शादी के बाद अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल ली थी। विपुल को हमेशा से ही स्टाइलिश लड़कियां पसंद थी और अपनी भाभी के सिंपल लुक होने की वजह से वो उनसे कुछ खास बात नहीं करता था। ऐसे ही एक दिन, माँ, मुझे पार्टी में जाना है। मैं कैसा लग रहा हूँ? हाय, मेरा बच्चा तो एकदम हीरो लग रहा है, हीरो। देवर जी, इसमें ना कुछ कमी लग रही है। अरे भाभी, आप तो चुप ही रहो। आप क्या जानो फैशन और स्टाइल के बारे में? हाँ बहू, तुझे क्या पता आजकल का फैशन? बेटा, तू तो हमेशा सिंपल सी रहती है। इस तरह विपुल हमेशा ही अपनी भाभी को नीचा दिखाता था कि उन्हें फैशन की कोई सेंस ही नहीं है, उन्हें स्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन इसी बीच अचानक एक दिन उसके भाई नरेश का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर ही दम तोड़ देता है, जिसकी वजह से पूरे घर में शोक का माहौल छा जाता है और शिखा को अपनी सारी खुशियों से दूर होना पड़ता है। लेकिन वो अपना ससुराल छोड़कर कहीं नहीं जाती, साथ ही अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। और ये सब देखकर उसकी सास और ससुर उसकी शादी विपुल से करवाने की सोचते हैं और उससे बात करने के लिए जाते हैं। बेटा विपुल, यहाँ बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। जी माँ, बोलिए। बेटा, पहले हमारी बात ध्यान से सुनो। हाँ पापा, अब बोलो भी। बेटा, हम सोच रहे थे क्यों ना हम शिखा की दूसरी शादी करवा दे। कब तक बेचारी ऐसे अकेली जीती रहेगी? हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं आपके साथ भी हूँ। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, घर के कुछ लोगों को बुलाकर तेरी और शिखा की कल ही शादी करवा देते हैं। क्या कहा आपने? मेरी शादी, वो भी उस गवार के साथ? अरे कभी नहीं। क्यों? उसमें क्या कमी है? अच्छी तो है और तेरे भाई और वो कितना खुश थे। तेरे साथ भी ऐसे ही रहेगी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। मुझे एक अच्छी स्टाइलिश लड़की से शादी करनी है और जिसे मैं अपने दोस्तों में भी ले जा सकूं। ये तू क्या कह रहा है? हाँ, सच बोल रहा हूँ मैं। उससे शादी नहीं करूँगा। जी हाँ, जब इसे नहीं करनी है तो आप क्यों बोल रहे हैं? चुप करो तुम दोनों। मैंने जो कह दिया तो कह दिया। विपुल और शिखा की शादी होगी, वो भी जल्द से जल्द। विपुल के ना चाहते हुए भी उसकी शादी शिखा से हो जाती है और सुहागरात के दिन जब शिखा अपने कमरे में बैठी होती है तो विपुल गुस्से से वहां आता है और उसे सुनाकर दूसरे कमरे में सोने चला जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन एक दिन अचानक जब वो अपने भाई के कमरे से निकल रहा होता है तो उसके हाथों में शिखा और नरेश के हनीमून की कुछ तस्वीरें लग जाती हैं, जिन्हें देखकर विपुल के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उन तस्वीरों में शिखा बहुत ही ज्यादा हॉट और सेक्सी लग रही थी, जो कि विपुल ने कभी नहीं सोचा था। तभी विपुल वो तस्वीरें लेकर शिखा के पास जाता है और उससे कहता है, शिखा, ये सब क्या है? आपको नहीं दिख रहा क्या है? फोटोज है और क्या। लेकिन तुम ऐसे? हाँ तो मतलब तुम कितनी अमेजिंग लग रही हो। हाँ, वो तो मुझे भी पता है, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? अरे क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सेक्सी और हॉट हो। वैसे एक बात बताओ, तुम घर में ऐसे क्यों नहीं रहती? क्योंकि घर में मम्मी पापा है। अरे तो क्या हुआ, मैं उनसे बात कर लूँगा। नहीं नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता उनके सामने। विपुल के लाख कहने पर भी शिखा उसकी बात नहीं मानती, तो विपुल एक नया तरीका निकालता है और एक दिन अपने माँ पापा को 2 से 3 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के घर छोड़ आता है। साथ ही जब वो लोग चले जाते हैं तो वो पूरे घर को बहुत ही रोमांटिक तरीके से डेकोरेट करता है। साथ ही शिखा के लिए एक बहुत ही हॉट सी शॉर्ट नाइटी भी ले आता है, जो कि वो उसे गिफ्ट करता है। तो शिखा उससे कहती है, ये क्या है विपुल जी?
ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, पहन के आओ ना। और नीचे तुम्हारे लिए सरप्राइज भी है। क्या? सच में? हाँ जाने मन, बस अब तुम इंतजार मत करवाओ। अच्छा ठीक है, पहले देखने तो दीजिए कि इसमें क्या है। अरे हाँ बाबा, देख लो, मुझे यकीन है तुम्हें अच्छा ही लगेगा। अरे ये तो शॉर्ट ड्रेस नाइटी है। हाँ तो? पर समझिए ना, मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ? घर में मम्मी पापा है, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? प्लीज। अरे कोई नहीं है, बस तुम, मैं और ढेर सारा रोमांस। सच में ये बात है? तो बस 2 मिनट रुको, मैं अभी पहन कर आती हूँ, फिर देखना मेरा जलवा। कुछ देर बाद जब शिखा वो नाइटी पहनकर नीचे जाती है और जैसे ही विपुल उसे देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो धीरे धीरे शिखा के क्लोज जाकर उसे हग कर लेता है। साथ ही विपुल शिखा को डेली ऐसे ही शॉर्ट ड्रेसेस पहनने के लिए कहता है, मगर शिखा मना कर देती है। लेकिन विपुल के बार बार कहने पर वो मान जाती है। और 3 दिन बाद जब विपुल के माता पिता घर आते हैं तो शिखा खुशी से उनका स्वागत करती है और साथ ही वो घर में कभी जीन्स तो कभी शॉर्ट ड्रेस पहनकर घूमती रहती। अपनी बहू का ये बदला रूप देखकर निर्मला को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, हाय, अरे तुझे शर्म नहीं आती? रोज रोज ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर सारे घर में घूमती रहती है। वो माँ जी वो बात ये है कि वो, अरे परवर गया तेल लेने, जाकर कुछ ढंग के कपड़े पहन ले, तेरे ससुर जी आते ही होंगे। माँ जी ये ड्रेस मैंने विपुल के कहने पे पहनी थी। विपुल ने क्या कहा क्या नहीं उस बात को जाने दे, और जो मैंने कहा वो कर। अपनी सास की बातें सुनने के बाद शिखा अपने कपड़े बदल लेती है और थोड़ी ही देर बाद जब विपुल ऑफिस से वापस आता है और फिर से शिखा को वही पुराने कपड़ों में देखता है तो वो उससे नाराज हो जाता है और तभी निशा उसे सारी बात बताती है, जिसके बाद वो तुरंत अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ कहाँ हैं आप? हाँ मेरे बच्चे बोल, क्या हुआ? क्या कहा है आपने शिखा से? अरे बेटा, घर की बहुएं ऐसे कपड़े पहने ये बात शोभा नहीं देती उन्हें। देखो माँ, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आप ही बताओ, अगर इसकी जगह मेरी बहन होती तो क्या तब भी आप ऐसा ही उसे बोलती, या पापा उसे कुछ कहते नहीं? तो मेरी बीवी के लिए ऐसा क्यों? जो उसका मन करेगा वो वही पहनेगी। अरे बेटा, शिखा इस घर की बहू है, अगर वो ऐसे कपड़े पहनकर घूमेगी तो आस पड़ोस के लोग उसको देखकर कैसी कैसी बातें करेंगे, इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया था। माँ मुझे बाहर वालों से कोई मतलब नहीं है, आप मेरी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते? क्यों भाग्यवान? अजी मेरी बात सुनिए, वो छोटे छोटे कपड़े भला अच्छे लगते हैं क्या? तो क्या हुआ, हमारी बेटी होती तो क्या तुम उसके साथ भी ऐसा करती? नहीं ना। और शिखा तो हमारी बेटी है, तो इसके साथ ऐसा क्यों? तुझे जो सही लगे तू वो कर, वही पहन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह शिखा को उसके ससुराल वालों का साथ और अपने पति का प्यार दोनों मिलने लगता है और उसकी अधूरी सी जिंदगी पूरी हो जाती है और सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। गौरी, विवेक और जानवी एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। जानवी विवेक से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर विवेक को गौरी से प्यार था। विवेक और गौरी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और जानवी अकेली रह जाती है। वक्त बीतता जाता है और जानवी विवेक को भूल नहीं पाती और अपना प्यार पाने के लिए वो विवेक के बड़े भाई, जिसकी अभी तक शादी नहीं हो पाई थी, वीर को अपने प्रेम के जाल में फंसा लेती है और उससे शादी करके विवेक और गौरी के साथ उनके घर में खुशी खुशी रहती है। वक्त बीतता जाता है। जानवी धीरे धीरे अपने देवर के पास जाने की कोशिश करती है, पर वो हमेशा ही उसे इग्नोर कर दिया करता था। ऐसे ही एक दिन खाने की टेबल पर, गौरी आज क्या बना है खाने में? अरे आज खाना मैंने नहीं बल्कि जानवी भाभी ने बनाया है। तब तो सब कुछ भैया की पसंद का होगा, है ना? नहीं विवेक,
सारा खाना तुम्हारी पसंद का बना है। क्या? अरे वाह भाभी, दिल खुश कर दिया आपने तो। देखा भैया, भाभी आपसे ज्यादा अपने छोटे देवर से प्यार करती है। वो तो सच बात है कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ विवेक। तुम्हें पाने के लिए ही तो मैं यहाँ तक आई हूँ। भाभी, खाना तो बड़ा ही टेस्टी है, पर मेरी गौरी जितना अच्छा नहीं है। इसके हाथों में तो जादू है। तुम्हारी इस गौरी को तुमसे दूर ले जाऊंगी मैं बहुत। वक्त बीतता जाता है। जानवी जब भी विवेक और गौरी को एक साथ देखती तो गुस्से से लाल पीली हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन गौरी अपनी माँ से मिलने अपने मायके जाती है, तो वहीं वीर भी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला जाता है। जानवी मौके का फायदा उठाती है और विवेक के करीब आने की कोशिश करती है। वो सारे घर को बहुत ही अच्छे से सजा देती है और एक रोमांटिक सा माहौल तैयार करती है। साथ ही एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। जैसे ही विवेक ऑफिस से घर आता है, वो ये सब देखकर बहुत खुश होता है। वो घर के चारों तरफ देखता है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। गौरी, मुझे पता है यह सब तुमने किया है। कहाँ हो तुम? अब जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है और जानवी विवेक को हक कर लेती है। क्या बात है, आज तो बड़े रोमांटिक मूड में लग रहे हो। तुम्हें पाने के लिए ही तो इतना सब किया है। देखना, आज हमारे बीच की ये सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी और तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे, सिर्फ मेरे। अच्छा, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। आई लव यू। ओह, ये सुनने के लिए तो मैं कब से तरस रही थी। आई लव यू टू विवेक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी घर की लाइट आ जाती है और विवेक अपनी भाभी को अपनी बाहों में देखकर हैरान हो जाता है। वो तुरंत उसे धक्का देकर खुद से दूर कर देता है। क्या हुआ विवेक, तुमने मुझे खुद से दूर क्यों कर दिया? भाभी, आप पागल हो गई हो क्या? तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से ही प्यार करती हूँ, पर तुम हमेशा उस गौरी के पीछे भागते रहे। मेरी तरफ कभी तुमने देखा तक नहीं। भाभी देखिए, मैं गौरी से बहुत प्यार करता हूँ और ये जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। मैंने गलती से आपको अपनी गौरी समझ लिया था। पर मुझसे कोई गलती नहीं हुई है विवेक। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। तुम बस मेरे हो। अरे पर मैं तो नहीं करता ना। ठीक है, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे पास, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। गुस्सा छोड़ो और ये शरबत पी लो। विवेक जैसे ही शरबत पीता है, कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि जानवी ने उसमें पहले से ही नींद की दवाई मिला दी थी, जिसकी वजह से विवेक के पैर लड़खड़ाने लगते हैं। जानवी उसे संभालते हुए कहती है, अरे 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 विवेक, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? वो पता नहीं कि हो रहा है, बहुत चक्कर से आ रहे हैं। कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हारी जानवी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलती हूँ। जानवी विवेक को उसके कमरे में ले जाती है, जिसके बाद विवेक अपने होश खो बैठता है और उन दोनों के बीच सारी हदें पार हो जाती हैं। अगली सुबह जब विवेक उठता है तो जानवी को अपने साथ देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी जानवी उससे बोलती है, विवेक, मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी और ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे नहीं, जो हुआ सो हुआ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है यार, गलती मेरी ही थी। इस तरह जानवी विवेक को अपने जाल में फंसा लेती है और अब वो उसके पास जाने का और उसकी सिंपैथी पाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वक्त बीतता जाता है और ऐसे ही एक दिन वीर उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में देख लेता है और अपने सच को छुपाने के लिए जानवी वीर का तकिए से मुंह दबा देती है और उसे जान से मार देती है।
तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की जांच में वो अस्थमा अटैक की बात बताकर सब कुछ खत्म कर देती है। समय बीतता जाता है और एक दिन वो चुपके से गौरी के कमरे में जाती है और अपनी और विवेक की उस रात की तस्वीरें वो उसके बेड पर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही गौरी कमरे में आती है तो वो तस्वीरें देखती है। वो तस्वीरें देखकर गौरी के होश ही उड़ जाते हैं। विवेक, विवेक, क्या है ये सब? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? हाँ तो क्या करूं? तुमने मुझे धोखा दिया। अरे वो जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या क्या तुम इतना बहक गए थे कि तुम्हें ये तक याद नहीं रहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? अब मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती। नहीं नहीं गौरी, प्लीज मत जाओ यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कैसे रह पाऊंगा तुम्हारे बिना? जानवी छुपकर ये सारी बातें सुनती रहती है और मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होती है। जैसे ही गौरी घर छोड़कर जाती है वो चलते चलते रोड पर पहुंच जाती है तो जानवी उसका कार एक्सीडेंट कर देती है और वहां से फरार हो जाती है। गौरी वहीं दम तोड़ देती है। जैसे ही ये खबर विवेक को मिलती है उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वक्त बीतता जाता है। विवेक और जानवी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन पुलिस जानवी को अरेस्ट करने के लिए उनके घर आती है। जानवी जी, बहुत खेल खेल लिया, चलो अब सलाखों के पीछे। पर क्यों? मैंने क्या किया है? जी आपने गौरी जी को जान से मारा है। ये क्या कह रहे हैं आप? जानवी ऐसा कर ही नहीं सकती। ये देखो जी। हाँ, मारा मैंने गौरी को और जिस कार से मारा था ना उसे भी जला दिया ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले। और गौरी को ही नहीं, मैंने तुम्हारे भाई को भी मार डाला क्योंकि वो मेरा सच जान गया था। और अगर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी आएगा ना तो मैं उसे मार दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इस खूनी को। मैं इसके साथ एक पल नहीं रह सकता। नहीं नहीं नहीं, मुझे खुद से दूर मत जाने दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं सच बोल रही हूँ। पुलिस जैसे ही जानवी को गिरफ्तार करके ले जाने लगती है वो इंस्पेक्टर की गन निकालकर खुद को गोली मार लेती है और वहीं पर ही दम तोड़ देती है। इस तरह जानवी की जिद अंत में उसकी जान ही ले लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ विवेक अपनी सारी उम्र अपने भाई वीर और अपनी पत्नी गौरी की यादों में बिता देता है। पिया एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसके परिवार में सिर्फ उसके बूढ़े दादाजी ही थे जो कि लंबे समय से बीमार थे और हमेशा ही व्हील चेयर पर बैठे रहते थे। वो अपने घर को चलाने के लिए पास की ही एक लाइब्रेरी में काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन पिया लाइब्रेरी में बुक्स रख रही होती है कि तभी उसे एक विशु नाम का लड़का आवाज देता है। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकती हैं? हाँ जी, कहिए, क्या हेल्प चाहिए आपको? एक्चुअली मैम, मैं एक बुक ढूंढ रहा हूँ और वो मुझे मिल नहीं रही। अगर आप मेरी थोड़ी हेल्प कर देती तो। ओके, बुक का नेम बताइए। सीक्रेट एंड लाइफ बाय जयश्री मिश्रा। ओह, वो टॉप रो में है। रुकिए, मैं निकाल कर देती हूँ आपको। पिया पास में ही रखे लोहे के जीने पर चढ़कर बुक उतार रही होती है और अचानक उसका पैर फिसल जाता है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है तो विशु बड़े ही प्यार से उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। अरे मैम, आप ठीक तो है ना? लगी तो नहीं आपको? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अगर आप नहीं होते मैं तो गिर ही जाती। अरे मैम, डोंट टेक फियर व्हेन विशु इज हियर। इस तरह विशु और पिया के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। विशु उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता था। थोड़े ही समय बाद विशु और पिया बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दिन पिया और विशु एक साथ स्विमिंग पूल के पास बैठे होते हैं। तुम्हें पता है पिया, मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो ऐसे लगता है कि वक्त बस यहीं रुक जाए और हम यूं ही बातें करते रहें। हाँ, सच में तुम्हारे आने से पहले ना जिंदगी में एक खालीपन था, पर अब ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया मुझे। विशु, मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मुझे धोखा देने वाले और दगाबाज लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे कभी भी नहीं बाबा, मैं अपनी पूरी लाइफ बस तुम्हें प्यार करते हुए बिताना चाहता हूँ।
आई लव यू माई स्वीट हार्ट। आई लव यू टू मेरी जान, हमेशा। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं और थोड़े ही दिनों बाद चर्च में शादी कर लेते हैं। वक्त बीतता जाता है और दोनों अपने हनीमून के लिए गोवा चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों होटल पहुंचते हैं, एक बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लड़की योगिता की टक्कर विशु से हो जाती है। योगिता गहरी नजरों से उन दोनों की तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। शाम को होटल में सभी कपल्स के लिए मास्करेड पार्टी रखी जाती है। विशु और पिया दोनों रेडी होकर पार्टी में जाते हैं, जहाँ सभी लोग अपने चेहरों पर मास्क लगाए होते हैं। योगिता भी उस पार्टी में बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस पहनकर आती है। पार्टी में सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं और वो विशु के पास जाकर उससे बोलती है, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? नहीं सॉरी, मैं अपनी वाइफ के साथ डांस करना चाहता हूँ। प्लीज, ओनली फॉर 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। योगिता विशु का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं। पिया भी पार्टी से अपने रूम में आ जाती है। डांस के दौरान योगिता विशु के करीब आने की बहुत कोशिश करती है। विशु खुद को संभालते हुए डांस फ्लोर से चला जाता है। योगिता उसका पीछा करते हुए बाहर तक आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ विशु, मेरे पास आना अच्छा नहीं लगा? अरे तुम यहाँ भी आ गई? अरे जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। बहुत दूर रही हूँ तुमसे, पर अब नहीं। मैं जानती हूँ मैंने गलती की थी तुम्हें धोखा देकर, पर जब से तुम मेरी जिंदगी से गए हो ना, मैंने एक दिन भी सुकून का नहीं बिताया। अरे दूर हटो मुझसे। मैं तुम्हें बुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तुम मेरा गुजरा हुआ कल थी। पर मैं तो तुम्हें नहीं भूली ना। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तब करती थी। वापस आ जाओ मेरे पास। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? जो मुंह में आ रहा है वही भोंके जा रही हो। हाँ, हूँ पागल तुम्हारे प्यार में, और मैं नहीं देख सकती तुम्हें किसी और के साथ। विशु योगिता से बहस करके वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में अपनी पत्नी पिया के पास चला जाता है, जहाँ पिया उसका इंतजार करते करते सो चुकी होती है। तो वहीं दूसरी तरफ योगिता विशु के बारे में सोच सोच कर पागल हो रही होती है। और कुछ ही दिनों बाद विशु और पिया वापस अपने घर लौट आते हैं। वक्त बीतता जाता है। विशु चाह के भी पिया को अपने और योगिता के बारे में कुछ नहीं बता पाता। ऐसे ही एक दिन जब विशु ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि पिया और योगिता दोनों एक दूसरे के साथ खूब हंस रहे होते हैं। अरे आ गए आप, देखिए कौन आया है हमारे घर। पहचाना आपने? याद है अच्छे से। कौन है ये? आप दोनों बातें कीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। क्या हुआ डार्लिंग, खुशी नहीं हुई मुझे यहाँ देखकर? जब मैंने कहा था कि तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, तो क्यों आई हो यहाँ? वो कहते हैं ना, गमे हसरतों के नाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। मैं तुम्हें यहाँ वापस पाने आई हूँ और पाकर ही रहूंगी। आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? बस तुम और तुम्हारा प्यार मुझे वापस लौटा दो, मैं चली जाऊँ। विशु योगिता से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी बात मान जाता है और उसके साथ वक्त बिताने लगता है। ऐसे ही एक दिन विशु को पता चलता है कि योगिता ने खुद ही अपने हाथ की कलाई काटकर खुदकुशी कर ली है। और ये जानने के बाद विशु को बहुत बड़ा धक्का लगता है और उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर अब क्या करे। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन विशु जब पिया के साथ खाना खा रहा होता है तब पिया बोलती है, पेट भर कर खा लो विशु, कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम जिंदा ही न रहो। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जैसा तुम सुन रहे हो बिल्कुल वैसा ही कह रही हो। क्या पता तुम आज ही मर जाओ, वो भी मेरे हाथों से। क्या बात है, पागल हो गई हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या लगा
मेरी पीठ पीछे ये सब चलता रहेगा, तुम मुझे धोखा देते रहोगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। धोखा? कैसा धोखा? मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और योगिता के बारे में। तुमने अपनी जिंदगी में उसे मेरी जगह दे दी, मुझसे बेवफाई की। नहीं नहीं पिया, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं योगिता के पीछे नहीं बल्कि वो मेरे पीछे पड़ी है। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। जब सच बताने का वक्त था तब तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया। अब मरो, जाओ अपने योगिता डार्लिंग के पास। मेरे प्यारे पतिदेव, बोला था ना मैंने, मुझे धोखा बर्दाश्त नहीं है। नाउ गुड बाय माय डियर हस्बैंड। पिया अपने पति को मारकर पूरे घर में आग लगा देती है और योगिता और विशु के प्यार की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है और अपने धोखे का बदला लेती है। तो दोस्त, करुणा और सुमित जयपुर में रहा करते थे। सुमित एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, जिसके सिलसिले में अक्सर वो शहर से बाहर ही रहा करता था। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी। वक्त बीतता जाता है। एक दिन सुमित का प्रमोशन हो जाता है। उसे अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, जिसके चलते उसे दिल्ली में शिफ्ट होना पड़ रहा था। सुमित खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है। दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी करुणा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी हाँ, कहिए ना, क्या बात है? बात ये है कि तुम अब इस घर में नहीं रह सकती यार। जी जी जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये मेरा घर है ना, आप मेरे पति हैं ना, मैं क्यों जाऊं यहाँ से? हाँ, जानता हूँ, पर अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। पर क्या हुआ जी? कोई गलती हो गई क्या मुझसे? अरे मेरी जान, क्योंकि अब हम दोनों दिल्ली में रहेंगे। मेरा प्रमोशन हो गया, प्रमोशन, मैनेजर बन गया तुम्हारा पति। मेरी जान, मेरी डार्लिंग पप्पी दे दे। क्या? सच? हाय, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, पागल कहीं के। दोनों पति पत्नी एक दूजे को प्यार से गले लगा लेती हैं, फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। शाम को दोनों अपने नए घर पहुंच जाते हैं। कुछ दिन सब ठीक ठाक चलता है। ऐसे ही एक दिन वो और सुमित नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उनके घर की बेल बजती है। करुणा दरवाजा खोलती है। सामने टिप टॉप मॉडर्न रीना खड़ी होती है। जी, आप कौन? सॉरी, मैं बिना बुलाई ही आ गई। माई सेल्फ रीना, मिसेस रीना दुबे, आपकी पड़ोसन। ओके, प्लीज आइए, अंदर आइए। थैंक यू। एक्चुअली मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि आपसे बात करूं, बट यू नो ना, टाइम ही नहीं मिलता। यस, मैं भी न्यू हूँ, किसी को जानती नहीं हूँ। थैंक यू आपका, कम से कम आप तो आई यहाँ। फाइनली कोई पड़ोसन तो है, एटलीस्ट दोपहर तो कटेगी मेरी बातें कर करके। यस, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इस तरह करुणा और रीना की दोस्ती हो जाती है और रीना का उनके घर आना जाना शुरू हो जाता है। दिन बीतते जाते हैं। अभी तक सुमित और रीना की मुलाकात नहीं हो पाई थी। एक दिन वो रीना को खाने पे बुला लेती है। यहाँ पहली बार उनकी मुलाकात होती है। सुमित को रीना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। वो उसको देखता तो बस देखता ही रह जाता है। उसका हंसना, बोलना, चलना उसे काफी अट्रैक्ट करता है। जब करुणा किचन में खाना लेने जाती है तब। तो सुमित जी, वैसे क्या काम करते हैं आप? जी मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर हूँ। वैसे आपके पति क्या करते हैं? जी मेरे पति तो फॉरेन में रहते हैं। मैं यहाँ अकेली हूँ, बेचैनी भरी सांसें और तन्हाई भरे आलम में बस जिए ही जा रही हूँ। बहुत ही शायराना अंदाज है आपका। जी बस आपको देखकर ही शायरी याद आ गई। बातों से तो काफी रोमांचक लगती हैं आप। बस अदा है ही इतनी जानलेवा कि कोई बच ही नहीं पाता। वैसे आपको देखकर सच में बचना बहुत मुश्किल है। जी जनाब, हुस्न है ही इतना कमाल कि बस जादू चल ही जाता है। तभी हाथों में खाना लिए करुणा वहाँ आ जाती है।
वो दोनों उसे देखकर एकदम चुप हो जाती हैं। मुझे देख के चुप क्यों हो गए? ऐसी क्या बात चल रही थी पतिदेव और नई पड़ोसन के बीच? अरे बताओ यार, मुझे भी बताओ। कुछ नहीं करुणा, बस बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, यही पूछ रहा था मैं कि इनके पति क्या काम करते हैं? तो क्या काम करते हैं आपके पति? सब समझती हूँ मैं। अगली सुबह करुणा जल्दी उठकर सारा काम करती है, नाश्ता बनाती है। वहीं सुमित सारा दिन रीना के बारे में सोचता ही रहता है। उसके दिमाग में बस रीना का ही ख्याल रहता। वो उसके प्यार और आकर्षण में पूरी तरह डूब चुका था। ऐसे ही एक दिन जब करुणा घर से बाहर गई होती है तो सुमित रीना को अपने घर बुलाता है। रीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, कहो ना। वो एक्चुअली मुझे पता नहीं चल रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ अजीब सा हो रहा है। मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे बस तुम ही नजर आती हो। सोते बैठते उठते जागते सोचते, मतलब कुछ सोचता भी हो तो तुम्हारा ही ख्याल आता है। मुझे बस तुम ही नजर आती हो। क्या तुम्हें भी वो महसूस होता है जो मुझे होता है? हाँ सुमित, मेरा भी यही हाल है। समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम्हें कैसे बताऊं, क्या कहूं, पर आज मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। आई लव यू सुमित, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू रीना, बहुत प्यार करने लगा हूँ मैं तुमसे। करुणा उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। उसके पैरों तले की जमीन ही निकल जाती है। अपने पति और बेस्ट फ्रेंड को इस तरह एक दूजे की बाहों में देखकर उसका विश्वास चकनाचूर हो जाता है। वो अंदर जाती है और जोर से ताली बजाती है। वाह वाह, यही उम्मीद थी मुझे। करुणा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। पागल समझती हो क्या तुम मुझे? गलत तो मैं अब तक समझती आ रही थी और अब और नहीं। अरे देखो करुणा, वो बस रीना का पैर फिसल गया था। मैं तो बस उसको संभाल ही रहा था ना। तुम जो सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। कितना झूठ बोलोगे? अरे सब कुछ शीशे की तरह साफ है और मेरी आंखों के सामने है। सुमित करुणा को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है जिसके कारण वो जमीन पर गिर जाती है। ये है असली जगह तुम्हारी, मेरे पैरों में, समझी तुम? हाँ, करता हूँ मैं रीना को प्यार और हमेशा करता रहूंगा। आई बात समझ में? कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। सुमित करुणा को छोड़कर रीना के साथ रहने लगता है। वो अपनी सारी जमा पूंजी उसके नाम कर देता है। वक्त बीतता जाता है। करुणा की हालत बद से बदतर होने लगती है और एक दिन वो अचानक खुद को फांसी लगा लेती है। ऐसे ही एक दिन सुमित, अब तो वो करुणा हमें कभी भी तंग नहीं करेगी, है ना? हाँ बेबी, वो हमारी लाइफ से बहुत दूर जा चुकी है। तो अब तुम भी उसी के पास जाओगे, समझे? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है रीना? तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? हाँ, कोई पतिवती नहीं है मेरा। मैं तो तुम्हें सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है तुमसे। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे से मतलब है। मरोगे, तुम भी मरोगे। रीना, ये सब क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? पागल मैं नहीं, तुम्हारी बीवी थी जिसे मैंने जहर देके मार दिया और फिर खुदकुशी दिखाने के लिए मैंने उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी और सारा खेल खत्म हो जाएगा और फिर बस होगा पैसा पैसा और ऐश। क्या ये सब तुमने किया, वो भी पैसों के लिए? तुम इतनी गिरी हुई और नीच औरत हो सकती हो रीना, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो सुन लो और देख भी लो। पता चल गया मैं क्या हूँ? हाँ, देखा हुस्न का जादू कैसा चलता है। सुमित के मरने के बाद रीना उसकी बॉडी पर पेट्रोल डालकर आग लगा देती है और वहाँ से फरार हो जाती है और सुमित को पागल करार करके पुलिस में केस दर्ज करवा देती है ताकि किसी का भी उस पर शक न जाए। इस तरह मासूम करुणा और धोखेबाज सुमित के प्यार का अंत हो जाता है और रीना यूं ही
धोखेबाज पतियों को फांसती है और उनका घर तोड़ती है और उनके पैसे लेकर फरार हो जाती है। तो प्रियल एक बहुत ही प्यारी और संस्कारी लड़की थी। उसकी शादी हिमांशु नाम के लड़के से हो जाती है। ससुराल में उसकी सास कमला, ससुर रामू और देवर राकेश रहा करते थे। प्रियल अपने सभी ससुराल वालों का खूब ख्याल रखती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक दिन राकेश के लिए संचिता नाम की बहुत ही लालची किस्म की लड़की का रिश्ता आता है। थोड़े ही समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, मेरे घर परिवार को किसी की नजर ना लगे। मेरी दोनों बहुएं सदा सुहागन और हमेशा खुश रहे। माँ जी, जब तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तब तक हमें क्या होगा। हाँ हाँ, मांग लो जितनी दुआएं मांगनी है। तुम्हारे इस परिवार को तोड़ के ना रख दिया ना तो मैं भी अपना नाम बदल लूंगी। इस तरह वक्त बीतता जाता है और करवा चौथ का दिन आ जाता है। दोनों बहुएं पूरी श्रद्धा से व्रत रखती हैं। हिमांशु प्रियल के लिए हीरो का हार लेकर आता है, तो वहीं राकेश संचिता के लिए एक सादी सी साड़ी ले आता है, जिसे देखकर संचिता को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ऐसे ही आए दिन हिमांशु अपनी बीवी के लिए कोई ना कोई महंगा तोहफा लेकर ही आता था। संचिता को ये सब देखकर जरा भी खुशी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन रसोई घर में, अरे वाह दीदी, आपकी साड़ी तो काफी महंगी लग रही है और बहुत सुंदर भी है। हाँ, पूरे 10,000 की है, तेरे जेठ जी लाए हैं। और ये चूड़ियाँ तो बड़ी प्यारी है। ये भी सोने की है, इन्होंने मेरे बर्थडे पे दिया था। क्यों ना मैं जेठ जी को अपनी मुट्ठी में कर लूं, फिर ये सारे गहने, कपड़े, हीरे, जवाहरात सब पर सिर्फ और सिर्फ मेरा यानी संचिता का हक होगा। क्या हुआ संचिता, कहाँ खो गई? कहीं नहीं दीदी, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। चलो शाम के खाने की तैयारी करते हैं, अब ये सब आते ही होंगे। इस तरह वक्त बीतता जाता है। एक दिन घर के सभी लोग शादी में गए होते हैं और घर में सिर्फ संचिता अकेली होती है। काफी रात हो जाने की वजह से संचिता अपने जेठ हिमांशु का इंतजार कर रही होती है। संचिता बहुत ही बन ठन कर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ हिमांशु आता है। अरे संचिता, तुम ये सब क्या कर रही हो? और बाकी सब कहाँ है? जी वो सब बाहर गए हैं, मैं आप ही का वेट कर रही थी। खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बाहर से खा के आया हूँ। संचिता जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो वो जानबूझकर अपना पैर फिसलने का नाटक करती है। हिमांशु उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। संचिता कसकर उसे पकड़ लेती है। ओह थैंक यू जेठ जी, अगर आप न होते मैं तो गिर ही जाती। तुम ठीक तो हो ना संचिता? कहीं लगी तो नहीं? लगता है मेरे पैर में मोच आ गई। आप जरा मुझे मेरे कमरे तक छोड़ देते तो। अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हिमांशु संचिता को हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है। जैसे ही वो दोनों कमरे में जाते हैं तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है और संचिता जोर से हिमांशु के गले लग जाती है। प्लीज 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 हिमांशु, मुझे अकेला छोड़ के मत जाना, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अरे डरो मत संचिता, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा तुम्हें। माफ करना जेठ जी, मैंने आपका नाम ले दिया डर के मारे। अरे कोई बात नहीं। तभी घर की लाइट भी आ जाती है। लो, लाइट भी आ गई, अब तुम आराम करो। वक्त बीतता जाता है। संचिता किसी न किसी बहाने हिमांशु के पास आती रहती और उससे अच्छी अच्छी बातें करती और उसे अपनी ओर आकर्षित करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। ऐसे ही एक दिन, संचिता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए, क्या हुआ? देखो, मैं ये नहीं जानता कि ये सही है या गलत, पर मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूँ। जब भी तुम मेरे पास आती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू संचिता। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू हिमांशु।
इस तरह उन दोनों का ये नाजायज रिश्ता परवान चढ़ने लग जाता है। अब हिमांशु आए दिन संचिता के लिए महंगे कपड़े और गहने लाता और चुपके से उसके कमरे में जाकर उसे दे देता। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियल का बसा बसाया घर संसार उजड़ने लगता है। हिमांशु और प्रियल के बीच आए दिन झगड़ा होने लगता है। इन सब से परेशान होकर प्रियल घर छोड़कर चली जाती है। अब संचिता सारे घर पर अपना राज चलाने लगती है। ऐसे ही एक दिन संचिता की माँ ज्योति उससे मिलने आती है। देखा माँ, मैं ना कहती थी एक दिन ये सारे घर के लोग मेरी मुट्ठी में होंगे, और खास तौर पर तो जेठ जी। देखा कैसे फिरकी की तरह मेरे आगे पीछे नाचते हैं। शाबाश मेरी बेटी, मुझे पता था कि तू ये काम जरूर कर लेगी। अब बस अपने सास ससुर का भी काम तमाम कर दे और फिर देख तेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। सही कहा माँ, ये देखो जहर, आज रात खाने में मिलाकर दे दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। फिर इस घर जायदाद जेठ जी हर चीज पर सिर्फ मेरा हक होगा, सिर्फ मेरा। कमरे के बाहर खड़ा हिमांशु ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। साथ ही वो संचिता का सच सभी के सामने लाने की ठान लेता है। शाम को जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तब संचिता खीर में जहर मिलाकर ले आती है। माँ जी, बाबूजी, ये लीजिए खीर खाइए, मैंने आप दोनों के लिए बनाई है स्पेशली, वो भी शुगर फ्री। संचिता अपने सास और ससुर को जहर वाली खीर खिला देती है और अगली सुबह जब वो उठती है तो उन दोनों को सही सलामत देखकर उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये दोनों अभी तक जिंदा कैसे हैं? इनको तो मर जाना चाहिए था। क्या हुआ संचिता, जहर उल्टा असर कर गया क्या? जहर? कौन सा जहर? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। तुम पैसे और दौलत के लिए इतना बड़ा खेल खेलोगी, मुझे यकीन नहीं था संचिता। और जो खीर तुम मेरे माँ बाबूजी को खिलाना चाह रही थी ना, वो मैंने बदल दी थी। हिमांशु की सारी बातें सुनकर संचिता का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपने जेठ से बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब कुछ पाने के लिए जेठ जी को अपने झूठे प्यार में फंसाया, आप दोनों को मारने का प्लान बनाया ताकि मैं अकेली इस घर पर राज कर सकूं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे घर से मत निकालिए। मेरे मंदिर जैसे घर को तूने अपवित्र कर दिया, निकल जा मेरे घर से नालायक, और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। तभी वहाँ प्रियल भी आ जाती है और कहती है, रुकिए माँ जी, आप ऐसा मत कीजिए, संचिता ने जो भी किया वो सब नादानी में किया, आप उसे घर से मत निकालिए माँ जी। पर दीदी, मैंने तो आपके साथ इतना गलत किया, आपका घर बार सब कुछ बर्बाद कर दिया, फिर भी आप मुझे बचाना चाहती है। हाँ, क्योंकि छोटों का काम होता है गलती करना और बड़ों का काम होता है उन्हें समझाना और सही राह पे ले आना। इस तरह सभी घर वाले संचिता को उसके किए की माफी दे देते हैं। साथ ही संचिता भी अपने मन से लालच की भावना हमेशा हमेशा के लिए निकाल देती है और सभी के साथ मिलकर रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सौतन देवरानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो लालच के चलते ऐसी हरकतें करती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।